स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम खास तौर पर बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, और ये दो स्तरों पर बातचीत आज की होगी। एक रिस्क जो निवेशकों से जुड़ा हुआ है, दूसरा रिस्क जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। मतलब निवेशक अपने रिस्क को कैसे पहचाने और फिर जो वो निवेश कर रहे हैं उसमें होने वाले रिस्क को कैसे पहचानने की जरूरत है। इस पर खास चर्चा आज हम करने वाले हैं, और इन रिस्क को आप फिक्स कैसे कर सकते हैं इस पर रहेगी खास बात। आज हमारे साथ हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी और साथ ही कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी हमारे साथ हैं। प्रबलीन और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। क्योंकि रिस्क पर आज हमारी चर्चा होने वाली है, इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिस्क होता क्या है। प्रबलीन, मैं आपसे समझो अगर कि हम रिस्क और जोखिम की बात तो करते हैं, लेकिन ये एक बहुत आसान तरीके से समझने वाला शब्द नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म्स में रिस्क के कई मायने हो सकते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि रिस्क को कैसे समझें। नमस्कार स्वाति जी, बिल्कुल। आई थिंक रिस्क वैसे तो हम अपनी अगर लाइफ को देखें तो आई थिंक हर पहलू में लाइफ के कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क होता ही है। चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे एक बिजनेस खोलना हो, इवन किचन में काम करने के अपने रिस्क होते हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स अपने डेफिनेटली कुछ रिस्क साथ लेके आती हैं। और इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम तीन चीजों पे गौर करते हैं कि क्या हमारा कुछ वहां लॉस हो सकता है, कितना अनसर्टन रहेगा हमारा आउटकम उस इन्वेस्टमेंट का, और क्या कोई जो इस टाइप का वहां पे ऊपर नीचे अगर उतार चढ़ाव आएंगे, क्या वो उनके फाइनेंशियल गोल्स को पहुंचने में कल को कोई रुकावट बन सकते हैं। सो जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड रिस्क हैं वो निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनेंस में जब हम रिस्क बोलते हैं कि हमारी एक इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, हम उसके साथ साथ एक दूसरा पहलू, जो सिक्के के दो पहलू हैं, रिस्क और रिटर्न, यानी कि जब हम किसी एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ कुछ रिस्क जुड़ा हुआ होगा और रिटर्न जुड़ा हुआ होगा। और सामान्य अगर शब्दों में समझे तो हमारी अपेक्षा होती है कि जैसे जैसे हम थोड़ा ज्यादा रिस्क उठाएं किसी इन्वेस्टमेंट में या किसी भी कार्य में एक्चुअली जीवन में, तो हमें उससे जो रिटर्न मिल रहा है वो भी ज्यादा हो, यानी कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। एंड रिस्क और रिटर्न की दोनों चीजों को जो बैलेंस आउट करके निवेशकों को समझना जरूरी है कि किस लेवल ऑफ रिस्क के साथ वो कंफर्टेबल है और किस लेवल ऑफ रिस्क को लेते हुए वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, पर अपनी रात की नींद भी ना गंवाएं। तो इस जो एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक बिल्कुल एक एवरी इन्वेस्टर विल हैव उनका एक अपना कंफर्ट होगा एक सर्टेन लेवल के रिस्क के साथ, बट ब्रॉडली एक अनसर्टेनिटी है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी रहती है। बिल्कुल, तो हमने समझा रिस्क क्या होता है। अब इस रिस्क को निवेशक के साथ जोड़े विकास अगर, तो जो एक निवेशक का जो एक रिस्क होता है उसको वो कैसे पहचान सकता है कि उनमें कितनी रिस्क लेने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। धन्यवाद स्वाति। स्वाति, हर एक इंडिविजुअल और हर एक इन्वेस्टर का अपना एक रिस्क एपिटाइट होता है, विच मीन्स के मैं ये बहुत बार बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई 70 साल के बुजुर्ग है और उनकी रिस्क एपिटाइट बहुत कम होगी, यदि उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, वो अच्छे बिजनेस हाउस से आते हैं या बहुत बड़ी किसी सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए और बहुत बड़ा कॉर्पस है उनके पास में, तो शायद, और उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, उनकी अगली जनरेशन सॉर्टेड आउट है, तो शायद उनकी रिस्क कैपेबिलिटी बहुत हाई हो सकती है बनिस्बत एक न्यू इन्वेस्टर, एक यंग इन्वेस्टर जिन्होंने जॉब अपना 5-7 साल ही किया है, शुरू किया है, और उनकी फैमिली जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे फिर एज का कोई मायने नहीं रहता है कि वो यंग है तो इसलिए उनकी रिस्क एपिटाइट बहुत अधिक है। यदि उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत हाई है बाकी उनके फैमिली मेंबर्स की, वो अकेले ब्रेड विनर है, तो उनकी रिस्क एपिटाइट कम होगी। तो हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की रिस्क एपिटाइट बेसिकली 3 से 4 पैरामीटर पे बैठती है कि उनकी कैश फ्लोज किस तरीके से है, उनके पास अवधि कितनी है, कि यदि वो जो निवेश कर रहे हैं, क्या बाजार में एकदम से उतार आ गया कुछ या गड़बड़ी हो गई बाजार में, तो क्या वो उसमें बने रह सकते हैं, या उनके पैसे की जरूरत उनको अगले 1-1.5 साल में आ जाएगी, तो टाइम होराइजन ज्यादा नहीं है, तो रिस्क एपिटाइट हम ये नहीं बोल सकते कि उनकी अधिक है। टाइम होराइजन और लिक्विडिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न तो है ही कि भाई वो हाई रिस्क रहेगा तो हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और वाइस वर्सा। देन टैक्सेशन और इन्फ्लेशन,
तो ये इन्फ्लेशन रिस्क हो गया, टैक्सेशन हो गया कि किस तरीके से उनका टैक्सेशन या टैक्स प्लानिंग की है उनके पोर्टफोलियो की। तो ये 4-5 जो मापदंड है, इन सबको जब आप एक साथ लेके चलते हैं, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की जो फैमिली बैकग्राउंड है और जो उनके इनकम्स हैं, जो उनका अवधि है, वो सबको देखते हुए क्या वो किसी वजह से मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी आ गई, चाहे वो डेट साइड पे इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी है या ग्लोबल अनसर्टेनिटी है या इक्विटी मार्केट्स को लेके अनसर्टेनिटी है, तो उनके पोर्टफोलियो में जो भी एसेट क्लास है, यदि वहां इमीडिएटली कोई वॉलेटिलिटी आती है, तो क्या वो उस वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं? यही रिस्क एपिटाइट है। चाहे वो एसेट क्लास कुछ भी हो सकती है, वो रियल एस्टेट हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, इक्विटीज हो सकता है, डेट हो सकता है। बट वॉलेटिलिटी उस पर्टिकुलर एसेट क्लास की यदि उनके पास समय है और वो झेल सकते हैं और एक बहुत बड़ा स्विंग आता है मार्केट में रिटर्न को लेके, यदि वो उसको सहन कर सकते हैं, तो हम ये बोलेंगे उनकी रिस्क एपिटाइट हाई है। और यदि वो नहीं कर सकते, तो फिर इनकी रिस्क एपिटाइट लो है और उसके बेसिस पे ही पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल। अब प्रबलीन समझना जरूरी है, और जो विकास भी कह रहे थे कि हर एक निवेशक की अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है, और अब ये धारणा भी बदल रही है कि अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आप रिस्क बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि लॉन्जेविटी भी बढ़ती जा रही है और उसके हिसाब से आपको थोड़ा रिस्क लेने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। पर अगर समझा जाए कि रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से एसेट एलोकेशन किस तरीके का तय हो, तो एक बहुत ही कंजर्वेटिव निवेशक से लेकर एक बहुत ही अग्रेसिव निवेशक के एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी किस तरीके का होगी? जी। जैसे अभी विकास जी ने बताया कि हमने कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पे अपना रिस्क यहाँ पे डिफाइन किया है इन्वेस्टर का, स्वाति जी। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको 2 और शब्दों में चीजें ऐड करूं कि बेसिकली हमारे कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जैसे विकास जी ने गिनाए कि आपकी इनकम कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है इनकम में, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हो गए। और उसके बाद आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है कि आप कितने रिस्क के साथ कंफर्टेबल हैं। एक बार आपने इन 2 पहलुओं को जोड़ के अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर ली है और आपने डिसाइड किया है कि आप किस तरीके के निवेशक हैं, तब हम अपनी एसेट एलोकेशन को वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई लो रिस्क, वेरी लो रिस्क इन्वेस्टर है, हमने 5 कैटेगरीज में अगर हम निवेशकों को डिवाइड करें, सबसे पहले आ गए वेरी लो रिस्क, यानी कि वो उनमें चाहे कैपेबिलिटी भी है रिस्क लेने की, पर वो रिस्क लेना नहीं चाहते। कई लोगों में कैपेबिलिटी भी नहीं होती और ना वो जोखिम उठाना चाहते हैं। ऐसे में उनका जो इक्विटी एलोकेशन है वो या तो बिल्कुल ना हो या 10% तक हो सकता है। और उनका फिक्स्ड इनकम, कैश और डेट का जो कंपोनेंट है वो करीबन 90 से 100% होगा। एक अगर हम लेवल ऊपर बढ़े तो हमारे पास लो रिस्क इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, स्वाति जी, जहां पे उनके पास हल्का फुल्का एपिटाइट है थोड़ा जोखिम उठाने का। यहाँ पे हम इक्विटी की मात्रा को, बिकॉज इक्विटीज में हमने देखा है वॉलेटिलिटी रहती है, अगर उनमें एपिटाइट है तो हम उसको 10 से करीबन 30% तक इक्विटी का जो एक्सपोजर है उनका हम मैनेज करेंगे। और बाकी जो 70 से 90% उनका डेट और फिक्स्ड इनकम में ही उनका पैसा रहेगा। थर्ड यहाँ पे आ जाते हैं जो हम मिड ऑर्डर के निवेशक बोलते हैं, जिनको हम मॉडरेट रिस्क टेकर्स कह सकते हैं और जिनके लिए हम अक्सर एक बैलेंस्ड फंड या बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का सुझाव देते हैं। यहाँ पे वो मीडियम रिस्क ले सकते हैं। उनके पास 40 से 60% तक इक्विटी होगा और बाकी का उनके पास फिक्स्ड इनकम और डेट में रहेगा। और ये निवेशक हम सबसे कॉमनली देखते हैं जो बैलेंस करके चलना चाहते हैं इक्विटी और डेट को, और थोड़ा जोखिम उठाना भी चाहते हैं बट एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना चाहते हैं। तो इनका कॉम्पोजिशन ज्यादातर 50-50 भी हो सकता है या 40 to 60 की रेंज में। एंड फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आ जाती है हाई रिस्क इन्वेस्टर्स। यहाँ पे स्वाति जी, यानी कि उनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी भी है, उनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, उनके पास स्टेबिलिटी ऑफ जॉब है और उनके पास विलिंगनेस भी है हाई रिस्क लेने की। इनका इक्विटी एक्सपोजर तकरीबन 70 से 90% का हो सकता है और बाकी उनका अब जो फिक्स्ड इनकम और डेट है वो गिर के करीबन 10 से 30% आ गया। हमारा यहाँ पे इक्विटी वेटेज बढ़ गया। और जो हाईएस्ट रिस्क टेकर्स हैं, जो वेरी हाई रिस्क की हम कैटेगरी में डालते हैं, और वो निवेशक हो गए जो करीबन 90 से 100% तक भी इक्विटी जैसे इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा रख सकते हैं और उनको फिक्स्ड इनकम में ना मात्र रखने की जरूरत है या फिर 0 to 10% की रेंज में ही वो अपना पैसा
इट्स सेफर ऑप्शंस में रखते हैं। तो ये हमारे 5 तरीके के निवेशक हैं जिनके ये डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं, और अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद ही निवेशकों को डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाति जी कि वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे नहीं, उस पहलू को भी एम्बाइब करके चलना है इस कॉम्बिनेशन के साथ। बिल्कुल। तो आप पहचानिए कि आप कौन से निवेशक की कैटेगरी में आते हैं। बहुत ही कंजर्वेटिव है, मतलब बहुत ही कम जोखिम लेना चाहते हैं, मीडियम जोखिम ले सकते हैं, मतलब इक्विटी की मात्रा भी रख सकते हैं और डेट भी रख सकते हैं, या फिर बिल्कुल एग्रेसिव है, ज्यादा इक्विटी रखना चाह रहे हैं और कम। लेकिन ये बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी उम्र के किस पड़ाव पर हैं, आपको गोल्स कौन से अचीव करने हैं, आपका होराइजन कितना बड़ा है। तो ये सब एक्चुअली सब इंटरलिंक्ड है, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं जिसका जिक्र विकास और प्रबलीन दोनों ने किया। अब ये हमने निवेशक के पर्सपेक्टिव से रिस्क को समझा, लेकिन जब एक निवेशक एसेट एलोकेट कर रहे होते हैं तो उस एसेट के अंदर भी अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको काफी हद तक इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आमतौर पर विकास समझा जाता है कि डेट में या फिक्स इनकम में तो बहुत ही कम रिस्क होता है। जैसा अभी हम कह रहे हैं कि बहुत कम रिस्क लेना है तो आप डेट में जाइए, लेकिन क्या ये सच है कि डेट में एक्चुअली रिस्क नहीं होता है, बहुत ही कम होता है? और अगर होता है तो डेट के कौन से रिस्क से एक निवेशक को वाकिफ होना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया स्वाति। सो जनरली ये जो परसेप्शन आपने बोला कि डेट बिल्कुल सेफ होता है, और अब तो लोगों ने ये देख भी लिया कि किस तरीके से कुछ ऐसे बैंक्स थे या कुछ ऐसे कंपनीज थी जिनके बॉन्ड्स या एनसीडीज जो थे वो डिफॉल्ट हुए। मैं ये एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि यदि किसी इन्वेस्टर ने एक इंडेक्स फंड लिया है, एक लार्ज कैप फंड लिया है, एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लिया है, और लेट्स से एक इक्विटी सेविंग्स फंड लिया है, उनकी इन्वेस्टमेंट ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है, और एक इन्वेस्टर है उन्होंने किसी एक ही कोऑपरेटिव बैंक या किसी एक ऐसी कंपनी जिसकी रेटिंग बड़ी हाई नहीं है उसमें डाल दिया और एक फिक्स्ड कूपन ले रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में डाला, लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में डाला, उनका पोर्टफोलियो में तो बहुत अधिक रिस्क है। हम इसको शायद दूसरे तरीके से मानेंगे कि इस केस में जिसने अपना सारा पैसा एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है, एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो ज्यादा हाई रिस्क पे है। और दूसरी तरफ अगर आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स किसी अच्छे बैंक्स में डाल दिए, लेकिन मान लीजिए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो या इन्फ्लेशन ऐसा है कि उनकी इन्फ्लेशन बीट नहीं हो पा रही, तो वो भी मैं बोलूंगा कि वो एक रिस्कियर पोर्टफोलियो है, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो का पर्पस आपके रिटर्न जनरेट करना भी होता है, अदर देन योर जो आपका प्रिंसिपल है वो इंटैक्ट रहे। सो फिक्स्ड इनकम जो है आपका, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अंडरलाइंग एसेट्स क्या है या क्वालिटी क्या है वो बहुत जरूरी है। आप 1% या 2% एक्स्ट्रा के चक्कर में अगर लो रेटेड पेपर्स में चले गए या ऐसी कंपनीज में आपने अपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, ऐसे बॉन्ड्स में कर दिए जिन कंपनीज की बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है, उनकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो आप बहुत हद तक चांसेस है कि पूरा का पूरा प्रिंसिपल उड़ने के चांसेस है। बिकॉज इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में आपका ज्यादा रिस्क, मैं ये मानता हूँ कि अगर पोर्टफोलियो आपका क्वालिटी है तो उसमें टाइम रिस्क है, विच मीन्स कि आज मार्केट नीचे गई, आज कुछ स्टॉक्स के भाव नीचे चले गए, जब समय परिस्थितियां बदलेंगी तो वो रिवर्स भी हो जाएगा, आपको एक पॉजिटिव रिटर्न दे देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेट साइड में यदि बैलेंस शीट खराब हो गई, कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब हो गई और कंपनी ने कहीं डिफॉल्ट कर दिया, तो रिटर्न छोड़िए प्रिंसिपल भी वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन जो आपने किया था उसका आंसर मैं यही बोलूंगा कि फिक्स्ड इनकम भी बहुत रिस्की होता है, बिकॉज उसमें भी प्रिंसिपल जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। तो ये मत समझिए कि आपने डेट में या फिक्स इनकम में निवेश कर लिया तो आपकी लाइफ एकदम रिस्क फ्री हो गई। अलग अलग तरीके के रिस्क हैं जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिसमें क्रेडिट रिस्क भी शामिल है जो विकास ने भी बताया, आपका प्रिंसिपल जाने का खतरा भी होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो भी एक बड़ी समस्या है, इन्फ्लेशन रिस्क तो है ही, तो माफ कीजिए लिक्विडिटी रिस्क तो है ही। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे और अलग अलग तरीके के रिस्क से आप बचे कैसे, इस पर चर्चा रहेगी थोड़ी देर में। क्यों,
हो गया आज झूठ से सामना। कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। माँ को किया वादा हूँ, मैं अधूरा एक इरादा हूँ। आपका फेवरेट न्यूज शो डीएनए एक नए अंदाज में सौरभ के साथ, और इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे जी न्यूज पर। ये तो शुरुआत है। जवान इन थिएटर्स ऑन द 7th of September. डू वॉच इट। को प्रेजेंटिंग प्रभु जी, मिठाई हो या नमकीन, बस मौका चाहिए जी। को पावर्ड बाय policybazaar.com, हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। और वेका, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग यूपीवीसी विंडो। शेम ऑन हिम। डार्विन कहता है कि इंसान पहले बंदर था। और वो जिग्नेश कहता है पूरे साल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अब महीने के महीने भर सकते हैं। बंदर कहीं का। मानना मुश्किल, भरना आसान। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ एनुअल से मंथली ऑन फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹636 पर मंथ। फोन पे सच्ची में। आज हम कर रहे हैं चर्चा निवेश में अलग अलग तरीकों के रिस्क पर। हमारे साथ आज खास मेहमान है प्रबलीन बाजपेयी और विकास पुरी से कर रहे हैं खास चर्चा। प्रबलीन, एक और रिस्क जिससे एक निवेशक को बार बार लगातार दो चार होना पड़ता है, और ये एक ऐसा रिस्क है जिसको अगर आपने फैक्टर इन नहीं किया तो आप वो नहीं कमा पाएंगे जिसकी आस आप लगाए बैठे थे, और वो है इन्फ्लेशन रिस्क। तो पहले जरा समझाइए, इन्फ्लेशन रिस्क जो है उसको कैसे समझा जाए, कैसे माने इन्फ्लेशन आपकी निवेश की पूंजी को खा सकता है, और इससे बचने का तरीका क्या होता है? जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा क्रूशल एक रिस्क है स्वाति जी। और जब हम रिस्क की बात करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारी नजरों के सामने बहुत ऑब्वियस तरीके के रिस्क हैं, हम उन्हीं को देखते हैं। हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट्स ऊपर नीचे जाती हैं तो वो रिस्की हो गई। फिक्स्ड इनकम हमें लगातार 6% का रिटर्न दे रहा है, इसलिए वो रिस्की नहीं है। पर हमें थोड़ा सा अगर हम डीपर देखें तो हम सब जिस रिस्क से जूझेंगे और जूझ रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए हमें लगातार उसका ध्यान देना है, वो है इन्फ्लेशन रिस्क। क्योंकि हमें अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हर 12 साल में एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम 6% का इन्फ्लेशन लगाएं तो आपकी जो महंगाई है वो डबल हो जाएगी। यानी कि अगर आज आपका महीने का खर्च 40,000 महीना है तो 12 साल के बाद तकरीबन वो 80,000 रुपए महीना होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है स्वाति जी। और अगर हम डेटा को भी देखें, हम अपने दादा दादी से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, तो वो बताएंगे कि क्या चीज कितने में मिलती थी और आज वो कितने में मिल रही है। इनफैक्ट जो एक 100 रुपए 1990 का अगर हम देखें तो आज उस 100 रुपए की कीमत करीबन 9.5 रुपए के करीब है। और ये है इन्फ्लेशन रिस्क। और इन्फ्लेशन रिस्क को समझना इसलिए जरूरी है कि अगर हमने राइट एसेट्स और राइट प्रोडक्ट्स का चुनाव नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी हमारा पैसा ऑप्टिमल तरीके से ग्रो नहीं करेगा। जैसे अभी विकास जी ने बोला कि रिस्क है फिक्स्ड इनकम में। फिक्स्ड इनकम में सबसे बड़ा रिस्क यही है, हमने मान लीजिए 6% की एफडी की है और 6% ही हमारा इन्फ्लेशन है, तो पोस्ट टैक्स अगर हमें 4.5 से 5% का रिटर्न मिलता है, सो एक्चुअली हमने अपना पैसा जरूर ग्रो किया है। पर अगर परचेजिंग पावर के हिसाब से देखें, अपनी कैपेसिटी ऑफ बाइंग के हिसाब से देखें, तो स्वाति जी हमारे पैसे की डिप्लीशन हुई है। तो हमें व्हेन वी आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लंबे समय के इन्वेस्टमेंट्स में बहुत जरूरी है कि हम अपना एक एसेट एलोकेशन ऐसा रखें जहां पे हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। और रियल एस्टेट टू सम एक्सटेंट और उसके अलावा इक्विटी, यही एसेट क्लासेस हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकती हैं। पर जो रियल एस्टेट का बूम है, हम सारी पॉकेट्स में नहीं देखते हैं, बहुत बड़ा टिकट साइज होता है।
तो एक साधारण निवेशक के लिए जो महीने का कुछ पैसा डाल के इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, इस रिस्क को कम करना चाहते हैं, उनके लिए इक्विटी ही एक माध्यम रह जाता है, जो मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वही है जहां पे आप, अगर हम निफ्टी के 5 साल 10 साल के रिटर्न देखें तो सिंपल 11 से 12% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। पोस्ट टैक्स भी आप इन्फ्लेशन के ओवर एंड अबव कमा रहे होंगे। इसलिए ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, और आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी निवेशक के लिए कि वो इन्फ्लेशन रिस्क से बचें, और ये सिर्फ राइट एसेट एलोकेशन और अपनी इक्विटी एक्सपोजर का रखने से ही वो बीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन रिस्क, इसको दूर रखने की जरूरत है, और निवेश वहीं पर करना बेहतर रहता है जहां पर जो पोस्ट इन्फ्लेशन आपको बेहतर पैसा मिले। इसको ध्यान में जरूर रखिए और वो पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए। यहाँ पर जो एक और जो खतरा बीच में, खतरा क्या कहें, जो कंसर्न रहा है विकास, वो इंटरेस्ट रेट को लेकर रहा है, ब्याज दरें। हमने देखा कि ब्याज दरों का एक बढ़ने का दौर शुरू हुआ। अब इंतजार लोगों को है कि कब थमेंगी और कब गिरेंगी फाइनली। तो ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, यूजुअली जब हम डेट की बात कर रहे थे, तो ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे निवेश को? स्वाति, जो इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से जनरली जो म्यूचुअल फंड्स में हम डेट फंड्स की बात करते हैं तो वो इन्वर्सली उसको रिएक्ट करते हैं, बट मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से निवेशकों को बताना चाहूंगा कि मान लीजिए 2020 में जब कोविड हुआ और इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ गए तो एफडीज 5% पे थी। आज वही एफडीज की जो रेट है वो 7.5% या 7.75 के आसपास चल रहे हैं। अब मान लीजिए किसी ने अगर 2020 में वो 5 साल की एफडी कर दी तो वो उनके लिए 5% की दर पे वो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आज अगर 7.5 पे अवेलेबल है तो उनकी जो 5% की एफडी है उसको कोई मतलब नहीं रह गया। तो अभी जनरली हम देखते हैं कि निवेशक क्या करते हैं, पुरानी एफडी को हम क्लोज करिए, हम नए रेट के हिसाब से वो कर लेते हैं। अब इस सब के केस में क्या होता है कि पुरानी एफडी पे उनको एक पेनल्टी लगती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अगर उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया है तो उनकी एक कॉस्ट लगी उसमें। वो कॉस्ट क्या है कि उनका एक पेनल्टी लगा, उन्होंने वो रिटर्न अपना इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट किया, नए इन्वेस्टमेंट में किया, तो देयर इज ए लॉस ऑफ सम मनी इन दैट। सिमिलरली ये चीज जो है वो म्यूचुअल फंड्स में भी होती है कि बॉन्ड्स जब नए या सुपीरियर बॉन्ड्स आ जाते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो फंड मैनेजर पुराने पेपर को बेचेगा, नए में लेगा। सो देयर विल बी ए लॉस ऑफ, ट्रांजैक्शनल लॉस होता है, बॉन्ड का प्राइस गिर जाता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती मार्केट में, बिकॉज वो एक तरह से इंफीरियर गिना जाता है वो पेपर, तो डिस्काउंट पे बेचा जाता है। तो टेक्निकल ज्यादा नहीं उसमें जाना चाहूंगा, बट माई पॉइंट इज कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेट फंड्स या म्यूचुअल फंड जो है वो हिट लेते हैं, वो यूनिवर्सली करते हैं बिहेव, तो उसमें वो नेगेटिव रिटर्न देते हैं। हाँ, मान लीजिए आज की डेट में यदि हम ये मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ पीक आउट हो गया और आज अगर आप डेट में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आने वाले समय में अब इंटरेस्ट रेट गिरने लग जाते हैं तो वो फेवर में जाएगा। सो इनफैक्ट उसमें जो कैपिटल्स है वो कैपिटल गेन होगा, विच मीन्स आपका जो पेपर है वो सुपीरियर है, बिकॉज अब मार्केट में जो है वो लेसर कूपन के पेपर मिलना शुरू हो गए हैं। सो ये टेक्निकल चीजों में हम थोड़ा सा जाएंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट एक समझने के लिए ये कि इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ता रहेगा तब तक डेट फंड्स जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गया उसके बाद अगर वो प्लेट्यू करता है, वहीं पे ही रहता है या नीचे गिरता है, तो तब रिटर्न जो है डेट फंड्स में अच्छी बनती है। और इसीलिए जो प्रॉब्लम मैडम ने अभी बोला रिसेंटली कि एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है हर एक एसेट क्लास अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को लेके या एक्सट्रिंसिक कोई फैक्टर हो गया, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गई, सो उस समय वो कोई एसेट क्लास को फेवर कर रहा होता है, किसी एसेट क्लास को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये जगलिंग जो होती है ना बिटवीन 2-3 एसेट क्लास, विच कुड बी रियल एस्टेट, इक्विटीज या कमोडिटीज हो गया या गोल्ड हो गया, इसको एक राइट बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हाँ, एक और रिस्क जिस पर हम बात करेंगे प्रबलीन, वो है वो एक्चुअली आपके विदेशी निवेश से जुड़ा होता है काफी हद तक, क्योंकि हर कोई चाहता है कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर इंटरनेशनल फंड्स का, इंटरनेशनल मार्केट्स का किसी के पोर्टफोलियो में हो। पर करेंसी रिस्क, ऐसा निवेश करते टाइम इस जोखिम को कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये करेंसी रिस्क कैसे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकता है और कितना इसको सीमित रखा जा सकता है? जी, करेंसी रिस्क हमारे रुपये और डॉलर, बिकॉज ज्यादातर आप इन्वेस्टमेंट्स डॉलर में करते हैं स्वाति जी, तो उसके जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट है उससे निकल के आता है।
इंडिया में हमने देखा है पिछले, अगर हम अराउंड 11 इयर्स को देखें तो करीबन 70% तक हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। अगर हम 10-12 साल पीछे जाएं तो करीबन 40 के करीब होती थी, 40-45 पे था रुपी डॉलर का रेट, और आज अराउंड 80 है। तो अगर हमने किसी निवेशक ने मान लीजिए उस टाइम पे पैसा लगाया और इंडिया के बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट की, यानी कि उन्होंने 45-50 रुपीज पे एक्सचेंज रेट पे पैसा लगाया और आज अपना पैसा रिडीम किया, तो उनको फायदा होगा, क्योंकि उनकी जो भी ग्रोथ हुई होगी वहां पे, जब वो अपना पैसा वापस इंडिया में लेके आएंगे, मान लीजिए उनका $1000 का ओवरऑल पैसा आ रहा है, तो उसको हम आज के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको फायदा होगा डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी से। पर अगर मान लीजिए आज हम पैसा लगाते हैं और आज से 4 साल बाद रुपी एप्रिशिएट कर जाए, तो हमें नुकसान होगा। यानी कि जो करेंसी रिस्क है वो आपको एक्चुअली बेनिफिट भी कर सकता है इन सर्टेन कंडीशंस। सो ये डिपेंड करेगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसमें करेंसी का क्या मूवमेंट रहा है। बट एज द इकोनॉमी जितना स्ट्रेंथन होएगी, हम मान के चलते हैं कि रुपी का डेप्रिसिएशन थोड़ा रुकेगा। बट फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्वाति जी, क्योंकि बहुत लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, यूएस की तरफ थोड़ा सा एलोकेशन रखना हम प्रेफर करते हैं कि आपका कुछ पार्ट ऑफ योर एलोकेशन जो पोर्टफोलियो का है वो बाहर रह सकता है, पर जो पैसा बाहर होगा डेफिनेटली वो थोड़ा करेंसी रिस्क से इम्पैक्ट होएगा। और इस चीज का ध्यान रख के डेफिनेटली निवेशक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट करें और अपने रिडेम्पशंस के टाइम पे थोड़ा सा जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसका ध्यान रख लें, और जो रुपी और डॉलर का मूवमेंट है उस पर थोड़ा सा उनको नजर रखने की जरूरत रह सकती है। जी तो ये अलग अलग तरीके के रिस्क हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। अपने रिस्क के साथ साथ अपने निवेश से जुड़े हुए रिस्क को भी समझेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट सही ढंग से कर पाएंगे। और इसमें हमारा साथ देने के लिए प्रबलीन और विकास, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं। मनी गुरु के आज के इस शो में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।